तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का भूगोल और उसका अध्ययन करेंगे। बिल्कुल डिटेल से सारे टॉपिक से पढ़ेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके पास आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी हम लोग को लग रहा है कि इंग्लिश वर्ड है, लेकिन नहीं, ये ज्योग्राफी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा कहाँ बोला जाता है? तो यूनान में बोला जाता है। तो ये यूनानियों का भाषा है ग्रीक, ठीक है। जिसका अगर देखेंगे तो ज्योग्राफी का दो वर्ड मिला के बना है ज्योग्राफी। जैसे इसको अगर देखेंगे अलग करेंगे तो जियो प्लस क्या ग्राफी है। तो जियो का माने होता है कि पृथ्वी, और ग्राफी का माने होता है क्या? वर्णन करना। अगर इसको हिंदी में भी देखेंगे तो भूगोल, तो इसको भी तोड़ेंगे, दो वर्ड मिला के बना है, भू प्लस गोल। भू का माने होता है पृथ्वी, और गोल का माने होता है कि पृथ्वी का आकार, गोल आकार जो है, इसे यहाँ लिखा भी गया है। भूगोल शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, भू और गोल। मतलब कि भू का मतलब होता है पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है क्या? पृथ्वी का गोल आकार, ठीक है। और अगला टॉपिक है मानव भूगोल, और इस चैप्टर का भी नाम है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल जो है दो चीज़ से मिलके बना है। बेसिक मानव भूगोल में दो चीज़ क्या है? मानव समाज, और दूसरा हो जाएगा धरातल। अगर मैं मानव समाज के अंतर्गत बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होते हैं, तो मानव समाज में जैसे कि वहाँ का क्रियाकलाप, निजी कारोबार, बड़े कारोबार, यानी छोटे मोटे जो भी कारोबार होते हैं, तो ये मानव समाज के अंतर्गत आते हैं। और आप लोग बेसिक समाज से हैं, आप लोग जानते हैं वहाँ का कारोबार, ठीक है। और जो वहाँ दूसरा और देखेंगे धरातल। तो धरातल में क्या होता है? जैसे कि पहाड़, झरना, पर्वत, जंगल, ये सब जो चीज़ें आते हैं ये धरातल के अंतर्गत आते हैं। और ये दोनों मिला के जो ग्रहण करते हैं, यानी कि समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं मानव भूगोल। और ये जो मानव भूगोल है, तो इसका भी कोई ना कोई तो जनक तो होता है ना, बिना जनक का तो होगा नहीं। तो ये मानव भूगोल का जो जनक है उसका नाम है फ्रेडरिक रेडजेल। जी हाँ, और इसका ये रहा आपका तस्वीर। तो इसको देख सकते हैं, फ्रेडरिक रेडजेल का मतलब फ्रेडरिक रेडजेल जनक है किसका? मानव भूगोल। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है मानव भूगोल का विचारधाराएं। तो मानव भूगोल का विचारधाराएं 3 है। पहला हो जाएगा निश्चयवाद, जिसको नाम और भी नाम से जाना जाता है नीतिवाद और पर्यावरणवाद। मतलब एक ही है, बस नाम अलग अलग है, नीतिवाद और पर्यावरणवाद, और ये निश्चयवाद को ही कहते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर में हो जाएगा आपका संभववाद, और तीसरा नंबर में हो जाएगा नवनिश्चयवाद। यानी ये 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो 3 विचारधाराएं में सबसे पहला विचारधारा है निश्चयवाद। तो चलिए निश्चयवाद से शुरू करते हैं। तो देखिए, निश्चयवाद में क्या होता है? भूगोल में निश्चयवाद का अर्थ है कि मानव के सभी क्रियाकलाप और जीवन शैली पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसे कि जलवायु और ऊंचावाच और प्राकृतिक वनस्पति। आपको मतलब ये सब जो आते हैं ये निश्चयवाद के अंतर्गत आते हैं। ये आपको समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि ये लिखा हुआ है। अब समझते हैं इसको उदाहरण के तौर पर। देखिए, अगर अभी से आकर 100 साल, 150 साल, 500 साल, 1000 साल जब पीछे जाएंगे आप, तो उस समय क्या था? पर्यावरण के अलावे मानव के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे कि अगर बारिश हो रही है तो वो अपने गुफा से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था छाता का, ठीक है। मतलब सिंपल से तरीका से बता दो, मतलब छाता का ऑप्शन नहीं था। अगर धूप हो रही तो फिर भी नहीं निकल सकते। मतलब पूरा निर्भर किस पर करता था? पर्यावरण पर। और इसमें जो है ना, जो प्राकृतिक है ये सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, और ये जो मानव है तो निष्क्रिय मतलब निश्चय भूमिका निभा रहे हैं। तो मतलब ये सब होते हैं उदाहरण के तौर पर, जो समझे, मतलब पूरी तरीके से पर्यावरण पर ही निर्भर रहते थे, ठीक है, मानव। और इसका जो समर्थक थे तो उसका नाम था फ्रेडरिक रेडजेल। और दूसरा नंबर में क्या है? संभववाद। तो संभववाद जैसा नाम है उस तरीके इसका काम भी है। संभववाद को पहले समझते हैं। देखिए, संभववाद का अर्थ है कोई सा भी काम संभव हो, ठीक है। और मानव भूगोल में संभववाद का एक विचारधारा है जो इस बात पर जोर देती है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा निर्धारित होने के बजाय उनकी संभावनाओं का उपाय करने का स्वतंत्र है। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे पहले क्या होता था कि कोई पहाड़ आया तो उसके मतलब सड़क नहीं जाते थे, जैसे कि माझी का पहाड़, तो उसमें एक पहाड़ काट के एक रास्ता निकाल दिया। यानी कि पर्यावरण को मतलब कि समझिए एक तरह से उसको चेंज करके अपना रास्ता निकाल दिया, मतलब अपना संसाधन निकाल दिया। पहले क्या होता था कि जैसे ट्रेन, मेट्रो ट्रेन पहाड़ के ऊपर तक निकाल दिया। ट्रेन जैसे कि जा रहे हैं तो पहाड़ को काट के निकालते हैं। यानी कि नदी में चल रहे हैं तो उसमें नाव बोर्ड लगा के उस पर चल रहे हैं। पहले नहीं चलता था, अब लेकिन चला सकते हैं। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ है। इसी में आता है संभववाद, ठीक है।
इसमें मानव जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं और पर्यावरण निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं। क्यों निभाते हैं? क्योंकि इसमें पर्यावरण हार चुका, किससे? मनुष्य से। ठीक है, तो मतलब पर्यावरण को तोड़ के ही रास्ता निकाल दिया, तो हार गया ना। और इसका समर्थन जो है उसका नाम है विडाल डिला ब्लाचे, और दूसरा हो जाएगा कार्ल सोयर। तीसरा नंबर में है क्या? नवनिश्चयवाद। आइए देखते हैं नवनिश्चयवाद के बारे में। तो नवनिश्चयवाद मानव भूगोल में और निश्चयवाद और समवाद के बीच एक मध्य मार्ग है। इसके मुताबिक मानव प्रकृति में विकास के लिए सीमित सीमा तक ही जा सकता है और अंततः उसे प्रकृति के साथ समझौता करना होता है, और इसे आधुनिक निश्चयवाद और वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब ये वर्ड आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें नवनिश्चयवाद जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, निश्चयवाद और संभववाद दोनों मिला के ही बना है। तो देखिए, अगर समझेंगे तो ऐसे समझिए आप, जैसे पूरी तरह से मानवीय नहीं है, ठीक है, या फिर ऐसे समझिए कि पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है। अगर हम कुछ अच्छा करना चाहेंगे, मतलब कुछ सफलता पाना चाहेंगे, तो हम लोग दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा, पर्यावरण को भी और अपने आप को भी। जैसे कि एक बड़ा सा चिमनी का भट्टा खोल देंगे, ठीक है। अगर बड़ा सा चिमनी का भट्टा जब खोलेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम लोग तरक्की तो मिल रहा है हम लोग को, लेकिन पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो हम लोग ऐसे कुछ काम करेंगे रुक रुक के कि दोनों को प्रॉफिट हो, यानी कि रुक रुक के करेंगे तो क्या होगा, उसको भी थोड़ा विकसित होने का टाइम मिलेगा और अपने आप को भी विकसित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सब जो चीज़ें आते हैं तो नवनिश्चयवाद के अंतर्गत गति आते हैं। और इसमें देखेंगे तो नवनिश्चयवाद के मुताबिक मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना होता है। अगर दूसरा में देखेंगे तो मनुष्य वातावरण के तत्वों का इस्तेमाल करने के लिए आज़ाद है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखेंगे तो मनुष्य वातावरण के साथ साथ संयोजन वातावरण के बदलाव भी कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। और चौथा देखिए, नवनिश्चयवाद के मुताबिक मानव गतिविधियों के पर्यावरण लंबे समय तक नुकसान पहुँचता है और ऐसे गतिविधियों को रोकना चाहिए। और पाँचवा, नवनिश्चयवाद के मुताबिक पर्यावरण का नुकसान के लिए बिना समस्याओं का मतलब सुलझाने का जोर दिया गया है। तो नवनिश्चयवाद का जो जनक है वो कौन है? तो नवनिश्चयवाद का जनक है ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता, मतलब कि ग्रिफिथ टेलर को नवनिश्चयवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो इसको ध्यान में रखना, ग्रिफिथ टेलर को। और अगला टॉपिक है मानव प्रयासों की छाप प्रकृति पर नजर आते हैं। ठीक है, प्रकृति चीज पर नजर आते हैं, जैसे कि पहाड़ पर सीढ़ीनुमा खेती करना, तो प्रकृति पर ही मानव खेती करते हैं ना। दूसरा, मानव निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजना, जैसे कि चंद्रयान को भेजते हैं ब्रह्मांड में। तीसरा, सड़क, कृषि, रेलवे, जैसे सड़क भी बनाते हैं, पहाड़ काट के बनाते हैं, तो ये सब मानव प्रयासों की छाप पर प्रकृति पर नजर आते हैं। और इसमें और दो तीन है, जैसे कि ओवर ब्रिज बनाते हैं, ऊपर से रेलवे जाते हैं और नीचे से सड़क जाते हैं। और देखेंगे तो जैसे कि समुद्र पर जल मार्ग बनाना, ये सब जो चीज़ें आती हैं ना, तो ये मानव प्रयासों की छाप के प्रकृति पर आते हैं, मतलब कि मनुष्य इसमें नजर आते हैं। ठीक है, प्रकृति पर नजर आते हैं। अगला टॉपिक है प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उन अवसरों की प्रयोग करके प्रौद्योगिकी विकास करते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि आग की खोज करना, तो अभी हम लोग को लग रहा है कि आग बहुत सिंपल है, लेकिन ये आग उगाने में यानी कि जलाने में काफ़ी सारा वक्त लगे थे। ठीक है, पहले का ज़माना में दो पत्थर को आपस में घिस के आग लगाया करते थे, तब जाके अभी आग इतना सिंपल हुआ है। और बीमारी पर विजय करना, तो देखिए ये जो दूसरा है बीमारी पर विजय करना, तो ये क्या है, जैसे कि दिल को पहले समझा, यानी हार्ट को समझा कि हार्ट काम कैसे करते हैं। तो जब डॉक्टरों ने समझा हार्ट को, तो उसको एक रबर का हार्ट बना दिया। पहले तो समझा कि वो काम क्या करते हैं, जब काम को उसको समझ लिया तो उसके बाद काम ही तो करवाना है ना। तो लो भाई, मैं एक आर्टिफिशियल हार्ट बना के बना देते हैं आजकल डॉक्टरों ने। और तीसरा वायुयान, पहले उसने समझा कि समताप मंडल क्या होते हैं, यानी कि पहले पृथ्वी को, हवा के बारे में, परत को समझा। उसके बाद जहाज को भी देखा कि ये काम कैसे करते हैं, यानी कि पक्षी को देखा, ये पक्षी क्या प्रकृति है ना। जैसे बाज को देखा कि ये बाज कैसे काम करते हैं, उस तरीके से इसको प्लेन डिजाइनिंग किया कि बाज जब उड़ सकते हैं तो प्लेन क्यों नहीं उड़ेंगे। तो मतलब प्रकृति अवसर पर प्रदान करती है, यानी प्रकृति अवसर
प्रदान करती है और उस पर मानव उन अवसरों को फ़ायदा उठाकर एक विकास करते हैं। ठीक है, बस इसमें यही है, कुछ और कुछ नहीं। आप समझ सकते हैं, आग पहले के ज़माने में 2 पत्थर घिस के आग लगाते थे, और बीमारी तो जानते हैं, पहले देखते हैं DNA चेक करते हैं क्या है, उसके बाद खून से ही पता करके उसके बाद मतलब बीमारी पकड़े जाते हैं। ठीक है, और वायुयान आप समझ सकते हैं, हेलीकॉप्टर कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें मतलब पहले देखा, फिर उसके बाद इसमें काम करना शुरू किया। ठीक है, अगला टॉपिक है मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र। इसमें मेन 2 है, पहला हो जाएगा क्या, सांस्कृतिक भूगोल, और दूसरा हो जाएगा सामाजिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल में हिंदू और क्या मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी सारे धर्म हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में देखेंगे तो जितना सारा धर्म को मानने वाला ही सांस्कृतिक भूगोल कहते हैं, मतलब उसको अध्ययन करते हैं, उसके बारे में ही सांस्कृतिक भूगोल में आते हैं। ठीक है, और दूसरा है सामाजिक भूगोल। तो जानते हैं कि आप लोग की सामाजिक भूगोल में क्या होता है, जो बेसिक आप लोग गांव से हैं, जो गांव के लोग होते हैं वो गांव में ही रहना पसंद करेंगे, वो बाहर नहीं जाना चाहेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं तो एक किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, उसके बारे में ही अध्ययन करना ही सामाजिक भूगोल कहलाते हैं। ठीक है, तो मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र आपको पता चल गया, 2 होते हैं, सांस्कृतिक भूगोल और एक सामाजिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल में सारे धर्मों को ही अध्ययन करना ही बेसिक सांस्कृतिक भूगोल कहलाते हैं। और दूसरा हो जाएगा सामाजिक भूगोल में क्या होता है, मतलब गांव के लोग गांव में रहना पसंद करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करना ही सामाजिक भूगोल होते हैं। और इस टॉपिक का 7 नंबर में है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, यानी किस किस तरीका से कितना काम करने से, किस तरीका से काम करने से पैसा आएंगे ज़्यादा, मतलब ऐसे चीज़ के अध्ययन करते हैं आर्थिक भूगोल में। ठीक है, और चलिए, और ये दूसरा टॉपिक आ जाएगा मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र। तो दूसरा टॉपिक में मानव भूगोल का प्रमुख क्षेत्र में क्या आ जाएगा, 1 नंबर में हो जाएगा व्यवहारिक भूगोल, मतलब कि किस तरीके का व्यवहार करते हैं, तो व्यवहारिक भूगोल के अंतर्गत आएंगे। आदमी का व्यवहार किस तरीका से उसका अध्ययन करेंगे तो व्यवहारिक भूगोल के अंतर्गत आएंगे। दूसरा हो जाएगा सामाजिक क्रियाकलाप का भूगोल, तो समाज में क्रियाकलाप किस तरीका से करते हैं उस तरीके का क्रियाकलाप भूगोल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सामाजिक के अंतर्गत। और सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल में ये होगा जैसे कि किस तरीके से सांस्कृतिक लोग हैं, तो ये सब सांस्कृतिक भूगोल में आएंगे। और चौथा हो जाएगा ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल में ऐतिहासिक के बारे में ही समझना ऐतिहासिक भूगोल कहलाते हैं। और चिकित्सा भूगोल में क्या होता है, इसको डिटेल से भी देखेंगे तो आगे बताएंगे। और 6वां हो जाएगा लिंग भूगोल, मतलब कि जैसे कि पुरुष और महिला को ही अनुपात निकालना ही लिंग भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब चीज़ देखना ही ये सब चीज़ किस में आते हैं, मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये सब वर्ड बस इसको 7 और कितना 6 है ना, बस इसको मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र आप 6 को याद कर लीजिए। और अगले टॉपिक में जब पढ़ेंगे ना तो ये सब चीज़ें आते रहेंगे, तो आपको समझने में दिक्कत होगी। वैसे एक एक चीज़ फिर से इसको डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, और ये जो चैप्टर था यहीं तक था। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ख़राब लगता है फिर भी कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगता है फिर भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।